मैंने क्या बोला था कि बोर साहब ने ऑर्बिट का रेडियस भी बता दिया आपको और किस ऑर्बिट से एसोसिएटेड कितनी एनर्जी होगी ये भी बता दिया। लेकिन ये सब बातें किसके लिए हो रही है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हेडिंग दीजिए। देखिए, कल रेडियस का एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखा था, उसमें 2-3 टर्म आए थे। उसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आप लोग के लिए थोड़ा सा अलग होगा। अलग नहीं होगा, आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़े होंगे, अगर 9th क्लास में थोड़ा सीरियसली पढ़े होंगे तो। फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स। और मुझे आशा है कि इसमें से कुछ बच्चों ने सीरियसली नहीं पढ़ा होगा, बाकी ने पढ़ा होगा। ठीक, ये क्या है? अब तुम्हारी आंखें ठीक हैं। अब क्या हो गया? बस बस, ये क्या है? ये क्या है? ठीक, समझ गए? अब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट ऑर्बिट में स्टेशनरी स्टेट में घूम रहा है। स्टेशनरी स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कितने टाइप की एनर्जी एसोसिएटेड है उस इलेक्ट्रॉन के पास। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इससे एसोसिएटेड एनर्जी क्या सब है? हाँ, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, और दूसरी कौन सी एनर्जी होगी? यहाँ पे दोनों मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल है कि नहीं है? मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप के होते हैं? कौन सा? यहाँ दोनों होंगे। काइनेटिक तो आपको सूझ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन बैठा नहीं है, चिल नहीं कर रहा है, आप लोग की तरह काम कर रहा है अपना। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? आप लोग पता है पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? क्यों होता है विशाल? आराम आराम, चिल। ठीक है, और भी कुछ के कारण होता है, आपको पता है? वो तो डिपेंडेंसी हुआ, मैं कारण जानना चाह रहा हूं। डिपेंडेंसी और कारण में थोड़ा अंतर होता है। जैसे आप मुझ पे डिपेंडेंट है, आपके पढ़ने का कारण मैं नहीं हूं। क्लियर ना? ये सबको, इसमें सब क्लियर है। हजारों जगह है, हजारों चीजें हैं, कारण कुछ और है। तुम जानते हो कारण क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? 9th क्लास में सो रहे थे ना तुम? आप आईसीएसई से हैं क्या? ओ, इसीलिए तो आपका दोस्त भी आईसीएसई से है। बहुत बढ़िया, आईसीएसई वाले बच्चे ज्यादा पढ़ के आते, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, उनका सिलेबस बहुत बढ़िया है। केमिस्ट्री तो ऐसा है कि तुम लोग देख लोगे तो बोलोगे 11th-12th में भी नहीं। हाँ सच में, उनका केमिस्ट्री ऐसा है, वो 11th-12th में भी नहीं दिया हुआ उसमें जितना चीज दिया हुआ है। देखो क्या होता है, पोटेंशियल क्यों होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ के आया होगा। आप और अर्थ के बीच क्या हो रहा है? एक इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है। मैं इंटरेक्शन की बातें कर रहा हूं। दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन सेवरल टाइप के हो सकते हैं। अब जैसे ही दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन शुरू होता है तो दोनों बॉडी का स्टेट क्या होता है? आपको चेंज होने लगता है, और स्टेट चेंज होने के कारण वहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी आपको डेवलप होगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर किसी दो बॉडी के बीच इंटरेक्शन हो रहा है तो उस इंटरेक्शन के कारण वहां पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है।
ठीक है, ये किसी भी सिस्टम के लिए आप देख सकते हो, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैग्नेटिक हो, या केमिकल पोटेंशियल भी, या बॉन्ड जब पढ़ते हैं वहां पे भी पोटेंशियल की बातें मैं बताऊंगा। ये किसी कहीं पे भी अप्लाई कर दीजिएगा। अब दो एटम के बीच, आप तो अभी आए ही थे, दो एटम के बीच आपको अगर कहीं पे भी इंटरेक्शन शुरू होगा ना, इंटरेक्शन शुरू होने के कारण ना बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड में भी मैं बताऊंगा कि पोटेंशियल बहुत बड़ा कारण है किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह अर्थ और मेरे बीच भी तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है ना, उसी इंटरेक्शन के कारण क्या है, अर्थ और मेरे बीच एक पोटेंशियल एनर्जी का डेवलपमेंट है। या फिर कोई चार्ज पार्टिकल होगा, जैसे ये है, यहाँ दोनों चार्ज पार्टिकल है ना दोनों चार्ज पार्टिकल, यहां पे भी इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को क्या कर रहा है, बुला रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा, इंटरेक्शन दोनों हो सकता, इंटरेक्शन का मतलब ये मत समझना अट्रैक्शन, इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है, और दोनों केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी होगा। बातें क्लियर हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है आपको, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द टू सिस्टम। सिस्टम कैसा भी होगा, बहुत तरीके के हो सकते हैं। यहां पे कैसा सिस्टम है, एक प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये भी चार्ज पार्टिकल, दोनों के बीच तो होगा ही पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं अब आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस कोई दिक्कत, अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सभी लोग जानते ही है, मुझे जहां तक लगता है क्या होता है, हाफ mv, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चेंज होते रहता है। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है इंटरेक्शन कैसा, इंटरेक्शन का नेचर चेंज हो सकता है। तो मैं यहां पे कौन सा इंटरेक्शन देख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल टाइप का इंटरेक्शन है। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होता है बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं। फोर्स मैंने कल क्या लिखा था, के Q1 Q2 बाय, पोटेंशियल पता है कैसे लिखा जाता है, अभी पता चल जाएगा। ये पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल, ये होता है F डॉट डी आर। फोर्स में आप R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका, पोटेंशियल। समझ गए आप, Q1 क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है टोटल, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक पे चार्ज कितना होता है, E, प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, E से समझ जाएगा, कोई दिक्कत। इनटू इलेक्ट्रॉन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है सभी लोग जानते हैं, E बाय R। कहां से आया समझ गए ना, फोर्स में मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डिस्टेंस से, तो क्या निकल जाता है आपका, पोटेंशियल। ये सब के लिए चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स जानते हैं कैसा था, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, कल भी देखा था, R से मल्टीप्लाई कीजिए RR, यही बचेगा ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, कल मैंने एक टर्म लिखाया था, क्या लिखाया था, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिससे ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, इसको बैलेंस कॉल कर रहा था कल, बस बस बस। तो एक एक्सप्रेशन ऐसा लिखाया था ना, mv स्क्वायर बाय R इक्वल टू के ZE, ये एक्सप्रेशन लिखाया था कल, याद है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेशन यही होता है ना, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, R R R, तो यहां से mv स्क्वायर निकल के क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर बाय R। कोई दिक्कत, बोलिए। अब इसको यहां पे पुट कर दीजिए, तो
तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। बोलिए, कोई दिक्कत? अरे बोलो। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। क्या वो इलेक्ट्रॉन उसके छोड़ के भाग जाएगा उस समय के बाद? क्या वो इलेक्ट्रॉन वहां से ऑर्बिट से निकल सकता है? तो आप बोलेंगे यस। कब निकलेगा? जब आप बाहर से एनर्जी देंगे। पोटेंशियल एनर्जी जब भी बात की जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बाउंड स्टेट की एनर्जी होती है। क्या होती है? बाउंड स्टेट की एनर्जी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी आपको हमेशा माइनस साइन के साथ लिखना है। इस साइन के साथ लिखिएगा, माइनस साइन के साथ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सही है, ये वाला टोटल एनर्जी सम करने से होगा, लेकिन आपको यहाँ पे इसका साइन क्या लिखना होगा? माइनस। बेसिकली ये एक्सप्रेशन ऐसा होता है, यहाँ माइनस का साइन होता है। माइनस साइन ऐसे क्यों होता है आपको बता देता हूँ, पहले ध्यान से समझिए। मैं हूं एक सिस्टम, अर्थ है एक सिस्टम, हमारे बीच इंटरेक्शन हो रहा है। मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड समझ रहे ना, मैं ना भी रहूंगा तब भी वो फील्ड बरकरार है। जैसे मैं हूं तो मेरे एक चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, पता है कि नहीं आपको? हाँ, मैं हूं मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब कोई इस फील्ड में आएगा, मैं उस पर फोर्स लगाना शुरू करूंगा। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे मैं अर्थ के करीब जाते जाता हूं, मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है? डिक्रीज करते जाती है। ध्यान समझना, जैसे जैसे मैं आर का डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाती है? और अर्थ सरफेस पे चला जाए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? खत्म हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बाउंड स्टेट में हूं। किस स्टेट में हूं? और बाउंड स्टेट का मतलब ही है कि आपका जब एनर्जी लिखा जाएगा किस साइन के साथ लिखा जाएगा? माइनस साइन। बाउंड स्टेट की कोई भी एनर्जी रहेगी वो किस साइन के साथ लिखा जाता है? माइनस साइन के साथ। कोई दिक्कत? और पोटेंशियल डिफाइन भी ऐसे होता है, माइनस एफ डॉट डी आर। कोई दिक्कत? क्योंकि वो कैसा है पोटेंशियल एनर्जी? बाउंड स्टेट। ठीक, तो यहां पे मैं कैसा साइन लिखूंगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ऐसा लिखूंगा ना? अरे बोलिए, ये इक्वल टू क्या आ गया? के जेड ई स्क्वायर बाय हाफ माइनस 1, हाफ आर, और भी कुछ? टोटल एनर्जी क्या आ गई देखो, अब माइनस साइन के साथ आ गई। और टोटल एनर्जी माइनस साइन के साथ आने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं है। कहीं पे भी अगर एनर्जी के एक्सप्रेशन में से माइनस साइन के साथ आया तो इसका क्या मतलब होगा? कि एनर्जी बाउंड स्टेट। ये सिस्टम बाउंड स्टेट में है कि नहीं है? प्लस साइन होता तो समझ रहे बातों को? माइनस साइन का मतलब ये है कि ये क्या है? बाउंड स्टेट में है। किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। कोई दिक्कत? टोटल एनर्जी क्या आ गई आपको? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, 2r। अब r का कल मैंने एक्सप्रेशन लिखवाया था आपको, लिखवाया था ना? क्या लिखवाया था देखिए तो, रेडियस का एक्सप्रेशन क्या आया था रिशु? 0.529 से पहले वाला। हाँ, एन स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, यही बताया था ना? आर की वैल्यू यहां पे पुट कर दे। अब बोलिए, तो टोटल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2 × n² h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, यही होगा ना जी?
बोलो, फिर से वही वाली कहानी, के क्या है, ई क्या है, एच क्या है, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। वैरी क्या करेगा, जेड वैरी कर सकता है, और बस वही वाली कहानी, आगे की नहीं आ गई। अब इसमें सबकी वैल्यू रखने के बाद, हाँ, सबकी वैल्यू रखने के बाद एक्सप्रेशन ऐसा आता है। ध्यान देंगे सभी लोग, क्या देंगे, क्या देंगे, ध्यान दोगे, ठीक। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, इस सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद ई की जो वैल्यू आएगी, ई अब यहाँ टोटल एनर्जी लिख रहा हूं मैं, वो क्या आती है, -1312 किलो जूल पर, कुछ और बच गया ना, अरे एन स्क्वायर नहीं बच गया, बोलो, हाँ, अच्छा जेड वाला टर्म भी छूट गया, जेड भी लिख देता हूं, किलो जूल पर, ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो। तुम लोग एक छोटा सा एक्सप्रेशन में देखे, ये वाला जेड है ना, ये वाला जेड भी ऊपर जाएगा ना, जाएगा ना, ये ऐसा एक्सप्रेशन है, 1/1/1, तो ये वाला ऊपर जाता है ना, तो ये जेड भी ऊपर जाएगा ना, ठीक है। यही आएगा आपको वैल्यू किसके लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी। तो आपको कुछ नहीं, आपको ये सब एक्सप्रेशन तो मैंने बस ऐसे बताया कि कैसे आ रहा है, आपको इससे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, आपको बस खाली इससे मतलब रखना है, किससे, हाँ इससे, समझ रहे बातों को। अच्छा इसका यूनिट भी थोड़ा देखो, कभी कभी किलो जूल में नहीं रहेगा, इसका यूनिट चेंज भी कर सकता है। ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना हो जाता है ये Z²/n², ठीक है, बायो वाले थोड़े हैं। देखो ध्यान से इधर, तो हाइड्रोजन के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, En nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं लिख रहा हूं बाय, कोई दिक्कत। तो मैं अगर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहता हूं इसके थ्रू, E1 इक्वल टू क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन पर एटम, ये होता है, ठीक है। ये हो गया आपको E1 फर्स्ट स्टेट की एनर्जी, किसकी एनर्जी, तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना एक्सप्रेशन में, En इक्वल टू देखो तो E1/n², बोलो, तो ऐसा भी कहीं लिखा रहेगा तो उसके लिए डरना, क्योंकि E1 तो यही है ना, 13.6 ही होती है, कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब झपाक से एक क्वेश्चन छोटा सा बना लीजिए तो आप लोग, तुरंत बना लीजिए, फाइंड रेडियस एंड एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। एसी चल रहा है क्या, चल रहा है ना कोई, तो दरवाजा क्यों खुला हुआ है, बंद करो। क्या हुआ रिशु,
बहुत बढ़िया, कुछ कुछ तो होना चाहिए। हाइड्रोजन नहीं है, कौन है? कितना देर लगेगा बनाने में? हो गया, इतना तो बना देना चाहिए था। आप दोनों, हाँ क्या हुआ? वो तो मैं पूछूंगा ना क्या हुआ इसका, वही पूछ रही है क्या हुआ। क्या आया? वही आ गया? वाह, तो जादू हो गया। वाह, चलिए, रेडियस के लिए एक्सप्रेशन मैंने क्या लिखाया था? इंटू एन स्क्वायर बाय, ये बताया था ना? बोलो, कोई नहीं बोलेगा। एन क्या है? थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको जेड की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो जेड क्या है? लिथियम 2 प्लस है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम ना, इलेक्ट्रॉन एक के गो ना होगा। कितना होगा? एक के गो। मास कितना होता है इसका? सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का? कितना हो गया? और यूनिट क्या होगा? nth ऑर्बिट की एनर्जी का एक्सप्रेशन 13.6 यही होता है ना? अब करो जल्दी, ये तो निकालो, सब काम हम ही करें। क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द वेलोसिटी of an electron in third orbit of hydrogen atom. Also calculate number of oscillation per second around nucleus. चलिए कुछ बच्चों ने सही काम कर दिया है। तुम भी ऐसे ही बना रही हो जैसे वो बना रही है? पता नहीं, अच्छी बात है। देखो, देख रही है दोनों अपने कितनी ईमानदारी के साथ बना रहे, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6। तुम सब बायो वाले हो ना? थोड़ा ईगो लाओ अपने में। कहाँ गए तुम्हारे ईगो? देखो, मैंने बताया था बोर्ड का एक पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड और किसके बराबर? तो ये एक्सप्रेशन मैंने दिखाया था कल, देखना तो। बस बस बस, आपकी सहमति चाहिए इस बात पे। सभी लोग सहमत है इस बात पे? किसी आदमी को इस बात से कोई गुरेज नहीं है? तो वेलोसिटी इक्वल टू NH/2 पाई m।
कोई दिक्कत? और रेडियस बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म है, एन तो दिया ही हुआ है, और रेडियस तो आप अब निकालने में पारंगत हो गए, क्या हो गए हैं? तो वेलोसिटी इक्वल टू यहां से नहीं निकल जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है? थर्ड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, रेडियस वन नहीं निकाले हैं, रेडियस ये होगा कि नहीं होगा? देखो तो 0.529 इंटू इंटू 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा किसमें? एंगस्ट्रम में, मीटर में करने के लिए ये भी तो करना होगा जी, सब मीटर में है, सब अब एसआई यूनिट में ही है, सब सबकी वैल्यू एसआई में है ना, मास भी केजी में है, ये भी जूल में है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा ना मीटर में। अब इसकी वैल्यू कौन कैलकुलेट करेगा? मैं तो नहीं करूंगा, उतना समय नहीं है, मैं सीधा लिख दूंगा। क्या करूंगा? क्या लिखूंगा मैं? सेवन टू 9 इंटू 10⁶ मीटर, ये इतना आएगा, मुझे पता है, इसको सॉल्व करने के बाद इतना ही आएगा। ये तो अब कैलकुलेशन है, ये तो कर ही लोगे घर पे तुम लोग बैठ के, कैसे आए ये पता चल गया ना। चलिए अब अगला इसका क्वेश्चन करो, तो अगला एक और क्वेश्चन है इसमें, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। क्या हुआ? साक्षी के बगल में दीपशिका पेन नहीं खरीदे थे, इसका ही मतलब से चोरी किए थे, ये मैंने कब कहा ना? मैं जबरदस्ती लेता था, वो अलग बात है, उसको पता होता था कि नहीं दूंगा वापस। देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशन को ही फ्रीक्वेंसी बोलते थे, तुम लोग याद करो, फ्रीक्वेंसी जब मैं पढ़ा रहा था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होता है ना, वेव याद करो, कैसे फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो मतलब सीधा क्या पूछ रहा है आपसे? उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, तो फिर से वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना उसी पाथ को, हो गया ऑसिलेशन। म्यू इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था ना, टी क्या है? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलिए कैसे? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान चीज। तुम बच्चा में सब कर क्या हो, 6th क्लास से यही सब किए हो। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे, सर्कुलर ही बोल रहे ना, बोर्ड साहब बोले सर्कुलर है। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन बाय, हाँ वही वेलोसिटी या स्पीड। कोई दिक्कत? निकल जाएगा ना टाइम पीरियड, तो टोटल डिस्टेंस कवर उसका पेरीमीटर ही होगा ना। यही करते करते तो पूरा मेंसुरेशन तुम लोगों ने बनाया है 10th क्लास में, खेत का निकालो, घर का निकालो, यही सब तो था, घर को आधा कर दिया, खेत को डबल कर दिया, यही सब बना रहे थे ना 10th में तुम लोग। 2πr, इसको किससे डिवाइड कर दोगे? कोई दिक्कत? टाइम पीरियड निकल गया, अब फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो गया? v चला जाएगा ऊपर, फिर अरे बोलो, रिशु कर लोगे ना? अब जरूरत है मेरी, ये कैलकुलेट तो कर ही लोगे घर पे बैठ के, जल्दी लिखो। तो वेलोसिटी जब निकालने के लिए आए, तो वैसे तो ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, क्या कर सकते हो? अरे क्या कर सकते हो? याद भी रख सकते हो, नहीं तो काम भी कर सकते हो इसको लेके, ठीक? मतलब यहां से देखो रिलेशन क्या आता है, वेलोसिटी इनवर्स, सुन लो मेरी बात, हेलो, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस मतलब डिस्टेंस। इसका मतलब जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाओगे,
वेलोसिटी क्या होते जाता है इलेक्ट्रॉन की। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। और जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब रहोगे इलेक्ट्रॉन रहता है मोशन में, मतलब रहता है मूड में रहता है। और जैसे जैसे दूर रहते जाओगे तुम लोग की तरह होता जाएगा वो आलसी। धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा सा देखो, लिखो लिखा एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट of a hydrogen atom. Find the wavelength of wave emerged from transition. Emerged from ट्रांजिशन। फिर से थोड़ा अब अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अरे गधेरो, 1/λ इक्वल टू आर, ये याद नहीं है। रीड के इक्वेशन से एक निकाल सकते हो वेवलेंथ। आप पढ़े थे जब ये पता था? अच्छा आप नहीं आए, आप कल ही आए हैं पहली बार ना, ये परसों शायद मैंने बताया था। अच्छा, एक तो यहां से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इस फॉर्मूला से नहीं निकालना है, लेकिन कल जो मैंने पढ़ाया उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। कूद के इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? 4 से, इसकी एनर्जी 4 में E4 होगी, 1 में। और जब मैंने कल ये बात 3 बार बोली थी, इसीलिए बोली थी, मुझे पता था जितने रेंज की एनर्जी से वो कूदेगा, जंप लगाएगा, जितना डिफरेंस रहेगा एनर्जी में, उसी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इमिट करेगा ना। नहीं, E4 और E1 के बीच जितना डिफरेंस रहेगा एनर्जी के, उसी के कोरस्पॉन्डिंग ना वो वेवलेंथ इमिट करता है। वेव जो निकलेगा उससे, बताया था ना मैंने ये, दैट इज इक्वल टू SC बाय, वेव निकलेगा तो उससे कितनी एनर्जी होती है, इस फॉर्मूले से निकालते हैं ना, SC बाय, कोई दिक्कत? एनर्जी ऑफ अ, कोई दिक्कत? अब ये दोनों फॉर्मूला से तुम ये वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, कि नहीं कर सकते हो? ये दिया था किसने? रीड साहब ने, बोर साहब से पहले। और ये किसने दिया था? बोर साहब ने रीड साहब के। ये आपको एक्सपेरिमेंटल जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता था उससे सेटिस्फाइड था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हम लोग पढ़े थे वो इसी फॉर्मूला से सेटिस्फाइड है। अगर ये फॉर्मूला भी इसके बराबर ला दे रहा है, मतलब बोर का मॉडल भी, बोर का पोस्टुलेट भी क्या हो जाएगा, सही होगा कि नहीं होगा? ये जो था आपको एक्सपेरिमेंटल से मैच कर रहा था, यहां से जो वेवलेंथ आएगा इस फॉर्मूला से, ये मैच था, एक्सपेरिमेंटल से मैच था। अगर बोर साहब का वेवलेंथ भी इसके बराबर आ जाएगा, मतलब बोर का पोस्टुलेट भी क्या है, सही होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है? दोनों से वेवलेंथ निकालिए, मस्त चिल हो गए, कोई टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बताइए बोर साहब सही है या फिर आप बोलेंगे सब बोर पे संदेह करेंगे, नोबेल मिला था 1924 या कुछ में उन्हें, हम लोग छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बोर पे संदेह करेंगे, सही ही होगा। हाँ, उनको भी नोबेल मिला था इस काम के लिए। देखिए सबसे पहले हम लोग रीड्स का देख लेते हैं। तो 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n², कहां को आ रहा है, 1 - 1/16, 4 का स्क्वायर,
बोलिए, कोई दिक्कत? 1 माइनस 1/16 माइनस 1/15 R/16 इक्वल टू 1/λ। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से? 16/15। आर की वैल्यू कितनी होती है? कांस्टेंट है ना? कितना? 109 सेंटीमीटर इनवर्स था ना। तो वेवलेंथ भी यहां से कितना आएगा? सेंटीमीटर में ना। इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, इसकी वैल्यू बताओ। दूसरे इक्वेशन से वेवलेंथ अगर मैं निकालना चाहूं बोर्ड साहब के मॉडल से, तो E4 माइनस E1 SC/λ। E4 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो ना, 13.6 माइनस का साइन n²। अरे बोलो, n² माइनस E1 की वैल्यू तो वही होगी, तो माइनस 13.6 और यहाँ पे माइनस 13.6। H की वैल्यू तुम लोग सब जानते ही हो, और C मतलब बस बस, और E रहा तुम्हारा n की वैल्यू 4 माइनस 13.6/4 का स्क्वायर 16 प्लस 13.6। तो लेमडा यहां से निकल के क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड डिवाइडेड बाय 13.6 माइनस 13.6/16। सब हम ही बताएं, तुम लोग क्या करोगे? कैलकुलेट करो को, कितना आया? इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया भाई? हाँ 1645, इसको डिवाइड करने पे 0.000009। अच्छा बोल लेने दो, बोल लेने दो। बस हो गया। ये आएगा किस में? सेंटीमीटर में। किस में आएगा? मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 9.7 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर -8 मीटर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? यहां से अब निकालो, इससे निकालो तुम। अच्छा एक और यहाँ पे काम कर लेना, यहाँ पे 13.6 मैंने लिया है, किस में दिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ यूनिट थोड़ी सी, हाँ तुम्हारा तो सही होगा। इसको बना लेना किस में तुम लोग? जूल में, क्योंकि ये वैल्यू किस में दी हुई है। क्या करोगे इसके लिए? यहां से भी तुम सॉल्व करके निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, मुझे पता है इतना ही आएगा। अब 2-4 पॉइंट इधर उधर होंगे, वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, वरना नहीं होने वाला। समझ गए बातों को? तो बोर साहब का जो मॉडल है उससे भी वेवलेंथ वही निकल के आता है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। चलो जल्दी की खत्म करते हैं, कल नया एपिसोड शुरू होगा। फिर बोर्स मॉडल पढ़ लिए हम लोग, तो बोर्स मॉडल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर। क्या पढ़ेंगे? ड्यूअल नेचर ऑफ अच्छा ड्यूअल नेचर तो रेडिएशन मैंने पढ़ा दिया ना, पढ़ा दिया। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन तो पढ़ा दिया है। कल देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर वेव के बारे में कल पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे?
मैटर वेव पता है क्या होता है? देखो, माइकल जैक्सन को जानते हो तुम लोग? तो जब वो मून वॉक भी कर रहे होते हैं ना, तुम नहीं जानोगे वो सब, तुम नहीं जानोगे, तुम आउटडेटेड आदमी हो। माइकल जैक्सन जब मून वॉक भी करेंगे उससे एसोसिएटेड एक वेव होगा। हाँ, मैं भी जब ऐसे ऐसे चलूंगा मुझसे एसोसिएटेड वेव, ये मून वॉक नहीं था, ये कुछ नहीं था, इससे एसोसिएटेड क्या होगा? एक वेव होगा। आप लोग जब दौड़ते हैं सड़कों पे, आपसे भी एसोसिएटेड क्या होता है? एक, कौन कहेंगे ये बात? सब काम बोरे कर लेंगे, ए गधेरा, सब काम बोर के जरिए। मैं क्यों कहूंगा? डी ब्रॉगली साहब ये कह के चले गए हैं, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग हर मैटर अगर उसके पास मोमेंटम है, उससे एसोसिएटेड क्या होगा? वेव होगा। और वो ऐसा क्रांतिकारी कदम निकला कि उसने बदल दी किसको? पूरी दुनिया को।